नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा हमारी कक्षा 12 की अंग्रेजी। तो हम कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो को पढ़ रहे हैं और उसका 7वां चैप्टर इंटरव्यू का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा, तो पहले आप उसे ज़रूर देखें। और अब चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर आज के। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, जो आजकल बहुत जगह पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मोबाइल का ज़माना है तो आपके हाथ में मोबाइल रहता है, तो उसमें सभी प्रकार के चैनल या आप बहुत सारी जगह पर आजकल जो है वो इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं या जो राइटर्स हैं या जो बहुत बड़े बड़े जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र के, उनके विचार जो हमें जानने को हमने पहले भाग में पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और इस भाग में हम जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक का इंटरव्यू भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दूसरा पार्ट, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पार्ट सेकंड आप यहाँ देख रहे हैं ये। तो पहले इसमें यहाँ पर एक कोटेशन दे रखी, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज। तो अम्बर्टो इको ने ये कहा है कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ या कॉलेज में पढ़ाने वाला एक शिक्षक हूँ जो संडेज को यानी हर संडे को जो नॉवेल लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ द अम्बर्टो इको। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब अंश है उस इंटरव्यू का जो कि अम्बर्टो इको से लिया गया। उसका एक अंश यहाँ पर दिया गया। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन। तो जो इंटरव्यूअर का मतलब है, जो साक्षात्कार लेने वाले हैं, उनका नाम मुकुंद पद्मनाभन है। फ्रॉम द हिंदू। तो हिंदू हमारा जो एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है भारत का, तो उसके वो पत्रकार हैं। अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली, had already acquired a formidable reputation। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो अम्बर्टो इको है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना जो इटली में है वहाँ पर एक प्रोफेसर है, और वो पहले ही फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि जोरदार या बहुत ही शानदार। रेप्यूटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, अपना नाम कमा चुके हैं एज ए स्कॉलर। तो स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, यानी एक विद्वान के रूप में। ऑफ फॉर द आइडियाज ऑफ सीमियोटिक्स। तो यहाँ पर सीमियोटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइंस, यानी लक्षण विज्ञान के बारे में उन्होंने पहले ही ख्याति प्राप्त कर ली है। इसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, तो यानी साहित्यिक व्याख्या में भी उन्होंने जो है वो ख्याति प्राप्त कर ली थी पहले ही। एंड मिडिवल ऑस्थेटिक्स, और मध्य युगीन जो, तो ऑस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। तो उन्होंने सौंदर्य शास्त्र में भी ख्याति प्राप्त कर ली थी। बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन, यानी जब उन्होंने फिक्शंस का मतलब है कि जब कथानक साहित्य लिखना शुरू किया, उससे पहले जो है वो इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जैसे लक्षण विज्ञान में और साहित्यिक व्याख्याओं करने में और मध्ययुगीन जो सौंदर्य शास्त्र उसमें वो पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे। लिटरेरी फिक्शन यानी उनका जो साहित्यिक कथानक था, एकेडमिक टेक्स्ट, और जो उनका शैक्षिक जो लेखन है, टेक्स्ट हैं एकेडमिक यानी शैक्षिक यानी शिक्षा संबंधी या पाठ्यक्रम टेक्स्ट अपने कह सकते हैं। ये जो है ऐसे यानी जितने निबंध उन्होंने लिखे, चिल्ड्रंस बुक या जो बच्चों की किताबें लिखी, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर में बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स यानी लेख लिखे। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज। तो स्टैगरिंगली का मतलब हो गया यहाँ पर कि बहुत ही चौंकाने वाला या बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला। उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है वो इनका लेखन किया है। वाइड रेंजिंग, और उनका विस्तार भी बहुत अधिक है। इन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। तो ये उनकी एक पुस्तक है, द नेम ऑफ द रोज। तो इसके द्वारा 1980 में उन्होंने एक्वायर्ड का मतलब है कि प्राप्त की,
और इक्विवेलेंट मतलब एक समान रूपी, यानी पहले से वो प्रसिद्ध थे लेकिन उनको और इसके बराबर ही जो है ख्याति मिली, इक्विवेलेंट इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम, यानी एक बौद्धिक उनको स्टारडम यानी एक प्रसिद्धि मिली। वो इस पुस्तक के द्वारा, इस पब्लिकेशन यानी इस लेखन के माध्यम से विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, यानी इस पुस्तक की लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ जो है वो इसकी बिकी, यानी सोल्ड यानी बिकी। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो अब इंटरव्यू शुरू होता है। तो मुकुंद पद्मनाभन जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो प्रश्न पूछते हैं और अम्बर्टो इको जो है जवाब देते हैं। तो यहाँ पर मुकुंद पहले पूछते हैं कि द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। तो वो पूछते हैं कि जो अंग्रेजी उपन्यासकार थे और जो शैक्षिक विद्वान थे डेविड लॉज, वो उन्होंने एक बार कहा था कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स ही डज। तो मुकुंद पूछते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था, यानी डेविड लॉज ने कहा था कि इको जो है वो इतना काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। यानी ये सारे काम एक साथ वो कैसे कर लेते हैं, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो मुकुंद ने ये प्रश्न पूछा उनसे। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा लगता है, इम्प्रेशन यानी ऐसा प्रभाव दिखता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंततः यदि आई एम कन्विंस्ड, लेकिन मुझे लगता है, मतलब वो विश्वस्त हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं तो हमेशा एक तरह का ही काम करता रहता हूँ, मुझे इसमें कोई भिन्नता नज़र नहीं आती है। तो मुकुंद आगे पूछते हैं कि विच इज़, कि कौन से किस प्रकार के काम आप जो है वो सेम थिंग्स करते रहते हैं। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कि अरे ये तो जो है वो इसको एक्सप्लेन करना समझाना बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, कि मेरे कुछ जो है वो फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, यानी मेरी कुछ इंटरेस्ट यानी मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ भी हैं। एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं अपने शैक्षिक कार्य के द्वारा उनको पूरा करता हूँ या उनको परस्यू करता हूँ, उनको हासिल करता हूँ, उनको प्राप्त करता हूँ। एंड माई नॉवेल्स, और मैं मेरे उपन्यासों के द्वारा और शैक्षिक कार्यों के द्वारा उन्हें प्राप्त करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, कि मेरी जो पुस्तकें हैं बच्चों के बारे में जो है, या बच्चों के लिए जो मेरी पुस्तकें आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, कि वो सभी जो है वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसात्मक है, सारी अहिंसा पर आधारित है, वायलेंस नहीं, उसमें कोई हिंसा नहीं है, और शांति पर आधारित है सारी। यू सी, तुम देखते हो द सेम बंच ऑफ एथिकल, कि वो भी एक इसी प्रकार का बंच है, यानी एक प्रकार का पुंज है, एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। यानी तो एथिकल का यहाँ मतलब हो गया कि पवित्र या नैतिक, यानी वो जो एक इस प्रकार का पुंज है जो बहुत ही नैतिक और दार्शनिक रुचियों पर आधारित है, जो बच्चों के लिए लिखा गया उनका साहित्य वो भी। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, कि फिर मेरे पास एक रहस्य ये भी है कि डिड यू नो, कि क्या तुम जानते हो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यदि यानी अम्बर्टो पूछते हैं कि क्या तुम ये बता सकते हो या क्या तुम जानते हो कि क्या होगा यदि एम्प्टी स्पेसेस, यानी जितना ब्रह्मांड हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हो गया, कि ब्रह्मांड में से यदि हम खाली स्थान जो है, रिक्त स्थान है, उनको एलिमिनेट कर दें, मतलब हटा दें, उनको गायब कर दें, तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, और एटम जो होता है उसमें चूंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो एटम के अंदर से जो है हम क्या करें, खाली स्पेस को हटा दें, तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो वो कहते हैं कि अगर इस सब रिक्तता को हटा दिया जाए, इस खालीपन को हटा दिया जाए, तो ये पूरा ब्रह्मांड है वो मेरी बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह जितना बड़ा रह जाएगा, यानी सिमट करके दुनिया जो बहुत छोटी सी रह जाएगी। सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार से, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स,
तो वो आगे कहते हैं कि इसी प्रकार का खालीपन जो एक रिक्तता हमारे जीवन में भी होती है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस। तो वो कहते हैं कि मैं इन्हें जो जीवन के अंतराल कहता हूँ, कि हमारे जीवन में बहुत सारे अंतराल आते रहते हैं जिसके दौरान हम कुछ नहीं करते, इंटरस्टिसेस आते हैं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। तो वो आगे पूछते हैं कि मान लो आप मेरे पास आ रहे हैं, या मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पास आ रहे हैं, एंड यू आर इन एन एलिवेटर, और आप एक लिफ्ट में हैं। एलिवेटर यानी जो सीढ़ियाँ या जो एलिवेटर लिफ्ट होती है उसमें। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, कि आप तो ऊपर आ रहे हो, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो ऊपर आ रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे थे, इसी दौरान एक अंतराल हो गया। दिस इज एन इंटरस्टिसेस। तो वो कहते हैं कि यही वो अंतराल है। एन एम्प्टी स्पेस, यानी ये खाली समय है जिसमें एक आदमी आता है और दूसरा उसका इंतज़ार कर रहा था। तो ये जो इंटरस्टिसेस होता है, या जो ये अंतराल होता है, या जो खालीपन होता है, ये आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो मैं इसी प्रकार के खाली समय में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, कि जब आप एलिवेटर से या सीढ़ियों से या जो लिफ्ट से आप आ रहे हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, कि आप फर्स्ट से तीसरे माले तक आ रहे हैं या तीसरी मंजिल तक आ रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो तब तक जो है आप वहाँ से वहाँ तक आएंगे, यानी फर्स्ट से थर्ड तक आएंगे, तब तक मैं एक लेख लिख चुका होऊंगा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि मैं इस खाली समय में भी कोई न कोई काम कर लेता हूँ, और ऐसा कह करके वो हंसने लगते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि किस प्रकार से वो तत्परता से लेखन करते हैं। तो मुकुंद कहते हैं कि नोट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि निसंदेह ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, इतनी तत्परता से और कोई काम नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, कि आपकी जो गैर कथात्मक लेखन है, योर स्कॉलरली वर्क, या जो तुम्हारा विद्वतापूर्ण ये जो कार्य है, हैज सर्टन प्लेफुल, कि वो बहुत ही प्लेफुल यानी आनंददायक होता है या विनोदशील होता है, उसमें बहुत खुशी का एक पुट होता है। पर्सनल इक्वालिटी अबाउट इट, और उसमें जो है पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और इसमें एक व्यक्तिगत गुण होता है इसके अंदर। एंड इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से डिपार्चर का मतलब होता है भिन्नता लिए हुए, जो हमारा रेगुलर एकेडमिक यानी हमारा जो एक नियमित शैक्षिक स्टाइल है, तरीका जो है, उससे बहुत ज़्यादा भिन्न होता है, भिन्नता लिए होता है। विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, कि जो इनवेरिएबल, मतलब इनवेरिएबल का मतलब हो गया जो सब हमेशा एक जैसा बना रही, कि जो हमेशा जो है डीपर्सनल यानी निर्व्यक्तिक या जो व्यक्ति रहित होता है, और काफ़ी बोरिंग और सूखापन लिए होता है, तो उससे बिल्कुल भिन्न होता है। डीपर्सनलाइज का मतलब होता है व्यक्तित्व रहित, या जिसको निर्व्यक्तिक अपने बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ मीनिंग आप इसमें याद रखिए। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, कि क्या आपने ये जो कॉन्शियसली का मतलब है कि जानबूझकर या सब कुछ जानते बूझते हुए जो है ये तरीका अपनाया, जो एक अनौपचारिक पहुंच का जो तरीका है, ये आपने जानबूझ के अपनाया। और इट इज़ समथिंग दैट यू जस्ट नेचुरली यू टू यू, कि या फिर ये स्वाभाविक रूप से जो आपके पास है। तो ऐसा मुकुंद पूछते हैं। तो अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, तो वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार जो है अपना डॉक्टरल यानी जो डॉक्टर की डिग्री जब मिलती है उसके लिए जो डिसर्टेशन जो है वो उन्होंने उसका शोध जब प्रस्तुत किया, तो डॉक्टरेट डिग्री के लिए जो शोध प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं डिसर्टेशन। तो वो इटली में जब उन्होंने प्रस्तुत किया, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कहा था कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टन सब्जेक्ट, कि जो विद्वान होते हैं वो कुछ चीज़ों से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस, और फिर वो क्या करते हैं, बहुत ही कुछ मिथ्या जो कल्पनाएं गढ़ते हैं, यानी मिथ्या कल्पनाओं का एक अंबार लगा देते हैं। एंड देन दे करेक्ट देम, और फिर वो उनको सही करते हैं, सही करके दिखाते हैं। एंड एट द एंड, और अंततः वो क्या करते हैं, दे पुट द कंक्लूजन्स, और अंत में वो उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। एंड यू, लेकिन
आप लोग जो हैं, यानी वो अम्बर्टो के लिए कहते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि बिल्कुल इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, की आप सीधे सीधे जो है वो अपनी एक रिसर्च यानी एक अपने जो आपने खोज की है, अनुसंधान किया, उसके बारे में बात करते हैं सीधी सीधी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और इसमें जो आपका प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो भी इसमें जारी रहता है, उसमें भी आप उसको शामिल रखते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने ये पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि आई वाज राइट, कि मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन, कि मैं अपना जो शोध प्रस्तुत कर रहा हूँ या छाप रहा हूँ एज ए बुक, एक पुस्तक के रूप में, विच मीट ही अप्रिशिएटेड, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी प्रशंसा की, उन्होंने उसको सराहा। और अम्बर्टो आगे कहते हैं, एट दैट पॉइंट, और उसी विषय पर या उसी बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि जो साहित्यिक या विद्वतापूर्ण पुस्तकें हैं उनको ठीक वैसे ही लिखा जाना चाहिए जैसे मैंने किया। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, यानी मैंने ये जो अनुसंधान की कहानियाँ बताते हुए जो मैंने अपनी किताबें लिखी, बिल्कुल ठीक वैसे ही काम किया जाना चाहिए। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव आस्पेक्ट, और यही कारण है कि मेरे जो एसेज हैं, मेरे जो लेख हैं, उनमें जो एक नैरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक आस्पेक्ट, यानी एक पहलू रहता है, उनका पक्ष जो वर्णनात्मक रहता है हमेशा ही। एंड दिस इज़ वाई प्रॉबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, कि और यही कारण है कि संभवतः मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो मेरा लेखन जो है वो वर्णनात्मक या नॉवल के रूप में, उपन्यास के रूप में शुरू होता है। सो लेट, इतना देरी से शुरू होता है। एट द एज ऑफ 50 और मोर और लेस, की लगभग 50 साल के आसपास की उम्र में शुरू होता है। ये मैंने शुरू किया, मतलब ये इसको काफ़ी समय लगा, उसके बाद उन्होंने जो है इस प्रकार का वर्णन शुरू किया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस, कि मुझे याद है कि मेरे मित्र जो रोलैंड बार्थेस, ही वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, तो वो हमेशा इसके बारे में उनको एक खींच रहती थी, वो हमेशा निराश रहते थे, इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। दैट ही वाज एन एसिस्ट, कि वो एक लेख लिखने वाले या दो मतलब लेखक हैं, एंड नोट नॉवलिस्ट, की वो उपन्यासकार नहीं है, उनको ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहती थी। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग्स वन डे और अनदर, कि वो कभी न कभी कुछ रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे ऐसा कभी निराशा या मुझे ऐसी खींच नहीं मिली, इस प्रकार की स्थितियों का मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ा। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, कि मैंने जो उपन्यास लिखने शुरू किए वो एक घटनात्मक रूप से ये कार्य शुरू हुआ। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, कि एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था कुछ भी करने के लिए, एंड सो आई स्टार्टेड, वो इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया और ये काम शुरू हो गया। नॉवेल्स प्रॉबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और मेरे जितने नॉवेल्स हैं उन्होंने मुझे संतुष्ट किया। मेरे जो वर्णनात्मक का मेरा जितना भी इसका पुट रहता है मेरे लेखन में, तो उसको उन्होंने संतुष्ट किया, यानी मेरा जो लेखन है इससे संतुष्ट हुआ। मुकुंद आगे पूछते हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, यदि हम उपन्यासों की बात करें, तो हम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, कि आप जब वो शैक्षिक रूप से जब प्रसिद्ध हुए, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस, यानी आप बहुत ही स्पेक्टिकुलरली का मतलब हो गया कि बहुत ही विलक्षणिक रूप से आप जब प्रसिद्ध हुए, यानी बहुत ज़्यादा जब प्रसिद्ध हुए, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी आप इस पुस्तक के द्वारा जब प्रसिद्ध हुए। यू हैव रिटन 5 नॉवल अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, तो आपने उससे पहले भी जब विद्वतापूर्ण जो वो 5 नॉवेल्स इन उपन्यास लिख चुके थे, वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, जो कि गैर कथात्मक थे, एंड एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और कम से कम उनमें से 20 ऐसे थे। तो अम्बर्टो कहते हैं कि 20 नहीं, ओवर 40, की लगभग 40 थे। मुकुंद कहते हैं कि ओवर 40, अरे 40, ये तो बहुत बड़ी संख्या। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स,
और सीमेटिक्स यानी ये शब्द पहले भी आया कि जो लक्षण विज्ञान है उसका प्रारंभिक आपने जो है वो कुछ कार्य किया था उस पर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट द अम्बर्टो इको। लेकिन यदि बहुत अधिकांश लोगों से जब अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाता है, दे विल से वो यही बताएंगे कि ही इज ए नॉवलिस्ट, की वो तो उपन्यासकार हैं। डज दैट बॉदर यू, कि क्या इससे आपको कोई भी परेशानी होती है? अम्बर्टो इको कहते हैं कि यस, कि हाँ होती है, मुझे ऐसी बात नहीं है। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में मानता हूँ। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो कि हर संडे को नॉवेल लिखते हैं। इट इज़ नॉट अ जोक, और ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, और मैं जितनी भी शैक्षिक बैठकें होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनमें भी भाग लेता हूँ। नॉट मीटिंग ऑफ द पेन क्लब एंड राइटर्स, मैं केवल लेखकों के संघ में या जो लेखक होते हैं वहाँ पर ही नहीं मिलता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, के मैं अपने आप को जो है वो मैं ही चाहता हूँ मेरी पहचान जो आइडेंटिफाई, मुझे पहचाना जाए, एक शैक्षिक समुदाय के सदस्य के रूप में मुझे पहचाना जाए। बट ओके, लेकिन सब ठीक है। इफ़ दे, यानी अधिकांश लोग जो हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, की यदि बहुत सारे लोगों ने केवल मेरे उपन्यास पढ़े तो वो हंसते हैं और साथ में श्रग्स यानी अपने कंधे उचकाते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, कि आप जानते हैं कि उपन्यास लिख करके आप जो है आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, की मैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस यानी दर्शकों तक या पढ़ने वालों तक पहुंच पाता हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑफ द सीमेटिक्स, क्योंकि मैं केवल यदि लक्षण विज्ञान पर लिखता रहूँगा तो मैं जो है वो 1 मिलियन लोगों तक भी पहुंचने का जो है वो नहीं सोच सकता केवल उस लेखन के माध्यम से। तो मुकुंद कहते हैं कि विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बात है जो मुझे अगले प्रश्न पर लेकर के जाती है। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवेल, कि ये जो आपकी पुस्तक है नेम ऑफ रोज, ये एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट इज डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, कि एक स्तर पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो एक डिटेक्टिव यानी जासूसी संबंधी कार्य है आपका। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। लेकिन ये इसके साथ साथ जो है वो एक, यानी इसमें आपके जो एक जासूसी पूर्ण कार्य भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो डेल्व्स का मतलब है कि आपका जो ये आपकी जो बुक है वो एक प्रकार से मेटाफिजिक्स का मतलब हो गया गूढ़ दर्शन, और थियोलॉजी हो गया मतलब धर्मशास्त्र जो है, या मिडिवल हिस्ट्री या जो मध्ययुगीन इतिहास है इसकी भी खोज करता है, यानी इसके बारे में भी खूब सारी जानकारियाँ देता है। येट इट एन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसको एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग ने या जो पाठक वर्ग है उन्होंने इसको एंजॉय किया, इसका आनंद लिया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आपको इसमें कोई भी उलझन महसूस हुई कि भी ऐसा कैसे हो गया, कि इतना बड़ा ऑडियंस आपको कैसे मिला इस कार्य के द्वारा जो काफ़ी गंभीर था? अम्बर्टो इको कहते हैं कि नो, नहीं, मुझे इसमें कोई पजल नहीं होती, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं होती। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कि अक्सर जो है वो जितने पत्रकार होते हैं वो इसमें उलझते रहते हैं या उनको इसमें वो इस चक्कर में पड़ते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर, या कई बार जो पब्लिशर होते हैं जो पुस्तकें छापने का काम करते हैं वो इसमें कई बार ऐसा महसूस करते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी पत्रकार हैं या जो पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, वो ऐसा मानते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि लोगों को जो अक्सर जो है वो ट्रैश का मतलब हो गया हल्का फुल्का साहित्य, या जो जिसको अपने निम्न स्तर का साहित्य मानते हैं इसको, या फिर डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपेंसिव, वो जो गंभीर चीज़ों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मानते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, की हमारी पृथ्वी पर जो हमारे इस ग्रह पर लगभग 6 बिलियन लोग हैं। एंड द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज़, और नेम ऑफ रोज की लगभग जो है 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी। सो इन अ वे आई रीच, तो इस प्रकार से मैं आई रीच ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, की मैं बहुत थोड़े कुछ प्रतिशत लोगों तक या जो उनके पढ़ने वाले पाठक हैं उन तक पहुँच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन ये ठीक इस प्रकार के पाठक हैं या पढ़ने वाले हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, कि वो
सामान्य बातें पसंद नहीं करते, सामान्य अनुभव पसंद नहीं करते हैं, वो गंभीर बातें पसंद करते हैं। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या फिर वो हमेशा इस प्रकार का नहीं चाहते। आई माई सेल्फ, कि मैं खुद जो है एट 9 PM आफ्टर डिनर, रात्रि को 9 बजे के बाद जो है वो वॉच टेलीविज़न भी देखता हूँ। वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और मियामी वाइस के कार्यक्रम या इमरजेंसी रूम के जो कार्यक्रम है वो भी देखता हूँ। आई एंजॉय इट, मैं उनका आनंद भी लेता हूँ। आई नीड इट, और मुझे इसकी आवश्यकता भी है। मतलब मैं हमेशा गंभीर कार्यों में नहीं रहता हूँ, मैं सभी प्रकार के अपने जीवन के जो कार्य हैं उनमें भी व्यस्त रहता हूँ, बट नॉट ऑल डे, लेकिन ये सारे दिन नहीं करता, मैं अपने सभी कार्य जो समय पर करता हूँ। तो मुकुंद आगे पूछते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल्स हैव एनीथिंग टू डू विद दैट फैक्ट दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री दैट, कि क्या आप जो इस बहुत बड़ी सफलता जो आपकी नॉवेल की थी, इसका कोई उस बात से कोई लेना देना है कि जो मध्य युगीन जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, उसके समय से कोई लेना देना है इसका? तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि दैट इज़ पॉसिबल, कि यहाँ ऐसा हो सकता है, ये संभव है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, की लेकिन मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ इसके बारे में। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन, कि मैं एक अक्सर जो है ऐसी कहानियाँ बताता हूँ जैसे कि एक चाइना की बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल सी लव्ड माई बुक, कि मेरे एक जो अमेरिकन प्रकाशक हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी पुस्तकें बहुत पसंद करते हैं, सी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। यानी वो जो अमेरिका के प्रकाशक हैं, जो मेरी पुस्तकें हालांकि पसंद भी करते हैं, लेकिन जब मेरी ये पुस्तक छपी तो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये 3000 से ज़्यादा इसकी कॉपियाँ जो है वो एक ऐसे देश में बिक पाएगी जहाँ पर कैथेड्रल का मतलब हो गया कि जहाँ पर न किसी ने चर्च देखा है, और स्टडीज लैटिन, या जो जिन्होंने जहाँ पर किसी ने लैटिन भाषा भी नहीं पढ़ी हो। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए उन्होंने मुझे केवल 3000 कॉपीज़ के लिए एडवांस दिया था कि बस आपकी इतनी कॉपियाँ शायद दिख पाएगी। बट इन द एंड इट सोल्ड 2-3 मिलियंस इन US, लेकिन अंततः ये जाकर के 2 से 3 मिलियन की संख्या में बिकी। A lot of books have been written about the medieval past before mine, यानी मेरी पुस्तक आने से पहले जब वो काफ़ी सारी पुस्तकें मध्य युगीन इतिहास के बारे में या उस भूतकाल के समय के बारे में लिखी जा चुकी थी। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ हिस्ट्री, कि मेरा मानना है कि ये जो सफलता है इस पुस्तक की वो एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, इसके बारे में कोई भी जो है वो पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, कि यदि ये किताब मैंने 10 साल पहले लिखी होती और 10 years लेटर, तो या 10 साल बाद लिखी होती, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो इसका असर ऐसा नहीं रहता जितना कि अब हुआ। वाई इट वर्कड एट अ टाइम इट्स ए मिस्ट्री, कि इसी समय ये काम इतना कैसे वर्क किया, ये भी एक रहस्य है। तो इसके साथ ही उनका इंटरव्यू वाला ये चैप्टर जो पूरा होता है। अब मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर जो डिस्प्ले करता हूँ, और इसकी मीनिंग की जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए। और यदि और भी बच्चे इसकी मीनिंग की PDF चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर मेरे जो है वो थंबनेल पर रहते हैं। तो ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर पर लिए चलता हूँ आपको। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। तो पेज नंबर 69 पर जो कुछ दे रखे थे उनके भी आंसर यहाँ पर दिए गए, और ये क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो खुद NCERT ने अपनी वेबसाइट पर अपने जो है वो प्रकाशित किए हैं। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में और NCERT के द्वारा दिए गए, तो आप इनको अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। तो ये पेज नंबर 73 के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए, आप वीडियो पॉज करके उनको नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ चैप्टर के जो अंत में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, ये टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट, ये भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये थोड़े ऐसे टाइप होते हैं, तो आप इनको नोट करके और लर्न करने की कोशिश करें। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है जो ऐसे टाइप हैं बड़े। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास जो अपनी पूरी हुई थी, अपने 7 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें,
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।